बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपनी ऑनलाइन क्लासेस के सेकंड सेशन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद व सलाम के साथ। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं ये डेफिनेशन के लिए करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके आगे आप जस्ट रीड करेंगे, याद करने के लिए आपने सिर्फ ये 2 लाइनें याद करनी हैं। डेफिनेशन क्या होगी केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड असल में एक फोर्स है जो डिफरेंट एटम्स या आयंस को जोड़े रखती है, और जब एटम्स या आयंस जुड़ते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है। अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर 2 or more एटम्स और आयंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं काज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन या केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड बनता क्यों है, क्या रीज़न होता है कि एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं या डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसका रीज़न देखते हैं। सबसे जो मेन रीज़न है कि वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी, इसलिए वो बॉन्ड्स बनाते हैं। और स्टेबिलिटी किस तरह से एटम्स गेन कर सकते हैं, जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। एंड व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। ऑक्टा 8 से निकला है। जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो एटम स्टेबल है। जब वो एटम स्टेबल है तो वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसको एटम्स की ज़रूरत होगी। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम के साथ। यहाँ पर एक ऑक्टेट रूल होता है और एक डुप्लेट रूल होता है। आगे जाने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल क्या होता है। हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन का सिर्फ एक शेल होता है। सेंटर में न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल एक ही शेल है, वही उसका आउटर मोस्ट शेल है। और क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को उसने फिल करना है तो वो इसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये वाला जो शेल होता है ये एस सब शेल होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के पास कोई शेल नहीं है और एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ या हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के एटम के साथ। इसी तरह हम हीलियम देख लेते हैं। हीलियम हाइड्रोजन के बाद फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी जब बॉन्ड बनता है तो उस टाइम एनर्जी का क्या रोल होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। तो क्योंकि 2 एटम्स इसलिए बॉन्ड बना रहे होते हैं कि वो अपने आप को स्टेबलाइज़ कर सकें, और वो स्टेबलाइज़ अपने आप को मिनिमम एनर्जी पे करते हैं। इसलिए जब भी बॉन्ड बनता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर हम एग्जांपल लें हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी और मिनिमम एनर्जी पे वो स्टेबल हो जाएंगे। और अगर आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक करना है तो जितनी एनर्जी बॉन्ड बनने के टाइम रिलीज़ हुई थी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है और ब्रेक करने के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड बनने के प्रोसेस के दौरान देखते हैं कि जब भी 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज आते हैं, तो वहाँ पर 2 तरह की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस। इन दोनों में से कोई एक फोर्स डोमिनेट करती है। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्स की मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है तो 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। और जहाँ पर वो स्टेबलाइज होते हैं वहाँ पर उनकी एनर्जी मिनिमम होती है। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। अब हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं और इस ग्राफ से इसको अंडरस्टैंड करेंगे।
इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी ली गई है और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लिया गया है, इंटर मालिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, और इधर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे जो डिपेंड करती है या हाइट पे जो डिपेंड करती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। जब दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम है यहाँ पर टॉप पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। इसलिए आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है ये इधर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के सामने नज़र आ रही है। अब जैसे जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हुआ है, इधर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी की लाइन नीचे की तरफ जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होना स्टार्ट हो गई है और डिस्टेंस मज़ीद कम होता जा रहा है। इधर दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस है और इस पॉइंट पे दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। दो हाइड्रोजन एटम्स के यानी जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए ये 75.4 पिकोमीटर है और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और इसने अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लिया है। लेकिन इस डिस्टेंस के बाद मज़ीद जब हाइड्रोजन के एटम्स क्लोज आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट हो जाते हैं और जब वो रिपेल करेंगे तो डिस्टेंस फिर इंक्रीज़ कर जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस से ना तो ज़्यादा होना चाहिए दो एटम्स के दरमियान में, ना ही कम होना चाहिए। उस कॉम्प्रोमाइज्ड डिस्टेंस पे दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा और वहाँ पर एनर्जी मिनिमम होगी और वो एनर्जी यहाँ पर हम जिसको कहते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइजेस। पहले हम एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एटम के साइज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या आपने एटम को देखा है या डायरेक्टली क्या आप एटम का साइज़ मेजर कर सकते हैं? क्या आपके पास ऐसे वेट बैलेंस हैं कि एटम का वेट निकाला जा सके या उसका साइज़ आप मेजर कर सकें? क्या आपके पास डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऐसे मौजूद हैं? तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली एटम का साइज़ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एटम बहुत स्मॉल है। डायरेक्टली उसका साइज़ या रेडियस डिटरमिन करना मुश्किल है। तो डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड्स के थ्रू हम एटम का साइज़ डिटरमिन करते हैं। एटॉमिक साइज़ के अंदर तीन तरह के रेडियाई आ जाते हैं। एटॉमिक रेडियाई यानी एटम का रेडियस, आयनिक रेडियाई यानी आयन का रेडियस, और कोवेलेंट रेडियाई यानी जब दो एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है तो उस टाइम एटम का रेडियस जो है उसको कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस क्या होता है। और ज़रूरत हमें साइज़ की इसलिए होती है कि डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साइज़ पे डिपेंड करती हैं, इसलिए हम साइज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ भी आपने याद नहीं करना, डायरेक्ट नेक्स्ट जाएंगे और इस लाइन से आपने याद करना है, ये डेफिनेशन है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अगर एटम को देखें तो एटम का न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल लेंगे। इसके अंदर और भी शेल्स हैं लेकिन जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। तो डायरेक्टली जो एटम के न्यूक्लियस से हम ले रहे हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल तक जा रहे हैं, इसलिए इसको एटॉमिक रेडियस कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये वाली जो लाइंस हैं ये इसकी डेफिनेशन। एटॉमिक रेडियस मींस एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल। इलेक्ट्रॉनिक शेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि किसी भी एटम का जो रेडियस है वो हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर आएगी। और क्यों आएगी? इसके दो रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कि एटम का आउटर मोस्ट शेल फिक्स्ड नहीं होता। आपको मालूम है कि सपोज़ इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। अगर ये मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये नेक्स्ट हायर शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। इसी तरह
मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये जा सकता है, यानी इसके होने के चांसेस न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस तक मौजूद होते हैं। किसी एक जगह पर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड नहीं होता, और जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ने होना है वही उसका आउटर मोस्ट शेल होना है। जब इसके अंदर होगा तो ये इसका रेडियस होगा, इस शेल में होगा तो इसका रेडियस ये होगा। इसी तरह जिस में ये जाता रहेगा इसका रेडियस चेंज होता रहेगा। अब रेडियस तो फिक्स्ड नहीं है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल ही फिक्स्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर जो है वो मौजूद नहीं रहता। जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो उसने हायर ऑर्बिट के अंदर चले जाना है, और जब उसने एनर्जी रिलीज़ करनी है तो उसने लोअर ऑर्बिट के अंदर आ जाना है। ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न क्या होगा कि जब डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बांड्स बनते हैं तो डिफरेंट बांड्स के अंदर बांड लेंथ चेंज हो जाती है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बांड की बात करें और दूसरी तरफ H और Cl के दरमियान बांड की बात करें तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, और जो डिस्टेंस होगा इनके दरमियान में उसको हाफ में अगर डिवाइड करेंगे तो एक हाफ इसका रेडियस होगा, दूसरा हाफ इसका रेडियस होगा। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। अब शेल जो है उसका जाहिर सी बात है रेडियस इंक्रीज़ कर गया जब शेल क्लोरीन की तरफ मूव कर गया, न्यूक्लियस से, अपने न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर हो गया है, तो इसका भी रेडियस चेंज हो गया। और इसी तरह डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर डिफरेंट एटम्स के रेडियस चेंज हो सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि वाई रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रिसाइजली। तो देयर आर टू रीजंस। पहला रीज़न कि आउटर मोस्ट शेल फिक्स्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम्स एग्जैक्टली ज़ीरो इवन एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंसेस पर भी होते हैं, वो ज़ीरो नहीं होते लार्ज डिस्टेंस पर भी। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आप बेशक प्रोबेबिलिटी जो है इसको ना लिखें, सिंपल आप लिख सकते हैं दी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। दो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। जैसे हाइड्रोजन की क्लोरीन की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, फॉर दिस रीज़न द साइज ऑफ एन एटम में चेंज फ्रॉम वन कंपाउंड टू एन अदर। यानी HCl के अंदर हाइड्रोजन का रेडियस डिफरेंट होगा और हाइड्रोजन H2 के अंदर जो है वो हाइड्रोजन का रेडियस डिफरेंट हो जाएगा। तो इन दो रीजन्स की वजह से रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिन प्रिसाइजली, वो चेंज होता रहेगा। और अगर हम रेडियस डिटरमिन करना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने बताया, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि सिमिलर हों, इसी तरह कोई और भी दो एटम्स लेते हैं जो कि सिमिलर हैं, उनके न्यूक्लियाई, उन दोनों के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है एक्स रेज या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स के थ्रू, और जो डिस्टेंस आता है उसको हाफ में डिवाइड करते हैं और जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको रेडियस कहते हैं।